हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक और नई वीडियो के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट चैप्टर है और मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ऐसी चीजों में। और अगर आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़े हैं, जी हाँ, जिंदगी में कभी नहीं पढ़े तो भी वीडियो को देख सकते हैं। मैं हर वीडियो में चीज नहीं बोलता, जिसमें बोला हो मतलब कुछ तो बात होगी। और आप सीयूटी के लिए देख रहे हैं, बोर्ड के लिए देख रहे हैं, नीट के लिए देख रहे हैं, तो क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम रहता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो को। और बिल्कुल बेसिक से कवर कराऊंगा, 1000% एनसीईआरटी कवर, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। जो भी छूटेगा आप कमेंट करके बता देना, वीडियो डिलीट कर दूंगा। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन इससे बाहर आएगा जिंदा चला देना। और कंसाइज वे में कम टाइम के अंदर एकदम जबरदस्त तरीके से रिवीजन कराया हूं। इससे बेहतरीन वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी दोस्तों। इवोल्यूशन के लिए रैपिड रिवीजन कराऊंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। यहां पर हम देखेंगे दोस्तों इवोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, दोस्तों ये दुनिया बनी कैसे, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स बना कैसे। तो 20 बिलियन ईयर एगो, मतलब 20 बिलियन ईयर एगो एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो कि स्टीफन हॉकिंस के द्वारा दी गई थी ये थ्योरी। और फिर उसके बाद उसके दोस्तों 4.5 बिलियन ईयर बाद अर्थ फॉर्म हुआ। फिर लाइफ बनी दोस्तों 4 बिलियन ईयर एगो, और मतलब कि 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। यहाँ पर 4.5 था, यहाँ पर 4 है। तो उसमें क्या बनेंगे, नॉन सेलुलर बनेंगे, सेलुलर बनेंगे। नॉन सेलुलर 3 बिलियन ईयर एगो बने, जिसमें जाइंट मॉलिक्यूल आ जाते हैं। और कौन कौन से मॉलिक्यूल आते हैं वो हम आगे देखते हैं स्लाइड पे। और यहाँ पर 2 बिलियन ईयर एगो सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई, जिसमें आपके यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर आ जाएंगे। ठीक है। और एक मिलर का एक्सपेरिमेंट भी आता है दोस्तों। मिलर ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था इन सब चीजों के बारे में। तो पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको देख लेता हूँ। आगे वाला जो था 3 बिलियन एगो जो जाइंट मॉलिक्यूल थे, जिसमें आपका आरएनए आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है और पॉलीसैकेराइड आ जाता है। और 2 बिलियन ईयर वाले में सेलुलर लाइफ में आपका यूनि और मल्टीसेलुलर आ जाता है। ठीक। और यहाँ पर मैं भी मिलर के एक्सपेरिमेंट में आ रहा हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर प्रोटोबैंड्स की बात करूँ दोस्तों। डिफिनेशन क्या है इसका, एग्रीगेट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे इसमें आ जाते हैं कोइसर्वेट, जो कि ओपेरिन ने बताया था। माइक्रोस्फीयर दोस्तों सिडनीफॉस उसको होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड का इसमें रहेगा। ठीक है। प्रोबायोटिक सूप। मेटाबॉलिक इवोल्यूशन दोस्तों, ऑक्सीजन इवोल्यूशन कैसे हुआ था, देखो उस समय क्या था, प्राइमेटिव एटमॉस्फेयर था। तो प्राइमेटिव एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, अमोनिया प्रेजेंट थी, और क्या प्रेजेंट था, मीथेन प्रेजेंट थी, CO2 प्रेजेंट थी, वाटर वेपर भी थे। लेकिन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, लेकिन वो बॉन्डेड फॉर्म में थी, फ्री फॉर्म में नहीं थी। तो क्या होता था, केमो हेट्रोट्रॉप दोस्तों। फिर उसके बाद केमो ऑटोट्रॉप ने फोटो ऑटोट्रॉप O2 रिलीज किया। फिर जो ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, CO2 प्लस H2O, और यहाँ पर O2 प्लस अमोनिया करेंगे तो 2NH2 प्लस 6H2O यहाँ पर होता है। उसके बाद रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर दोस्तों जो कन्वर्ट हो रहा था ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में, फ्री O2 मतलब प्रेजेंट हुई। फिर तो यहाँ पर मिलर का एक्सपेरिमेंट ये कहता है दोस्तों कि उन्होंने कंडीशन तैयार की, जैसे प्राइमेटिव कंडीशन तैयार की। तो लैब में उन्होंने कंडीशन तैयार की, तो उसमें उन्होंने क्या लिया, एक स्फीयर टाइप लिया। उसमें क्या था कि CH4NH3 और H2, यानी कि अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन। अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन उन्होंने क्या किया, वहां पर उसमें रखा। उसके बाद स्पार्क करवाया, उसको गैसियस स्पार्क डिस्चार्ज करवाया। कितने दोस्तों, 75,000 वोल्ट या फिर 8,000 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हो। मतलब जैसा कि प्राइमेटिव टाइम पे था एटमॉस्फेयर, वैसा उन्होंने क्रिएट किया। उसके बाद यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा वाटर। ठीक है, वाटर इन, यहां पर वाटर आउट, यहां वाटर इन, यहां वाटर आउट। ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, एलनिन, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, और ये ट्रैप करता था, यहां पर क्या था, बॉइलिंग वाटर। फिर और यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट है। इसका रेशियो जो आके आता है क्या बोलते हैं उसको, मीथेन 2 रेशियो में, अमोनिया 1 और H2 1। तो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 के रेशियो में ये आता है टोटल इसका रेशियो। तो ये मिलर का एक्सपेरिमेंट था दोस्तों, उन्होंने बताया था इस चीज को। तो ठीक है, फिर ये हमने देख लिया आगे। अब बात करेंगे दोस्तों हम, कुछ थ्योरीज थी जो कि दी गई थी। जैसे पैनस्पर्मिया थ्योरी, इसमें बताया गया था कि जो लाइफ था वो स्पोर से आया है, ट्रांसफॉर्म हुआ था दोस्तों अदर प्लेनेट से। और एक कैटास्ट्रॉफी में दोस्तों स्पेशल क्रिएशन से, जैसे बोला जाता है कि मतलब गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, जो भी इसको मानते हैं, उन्होंने बनाया है वैसे। ठीक है, तो ये था स्पेशल क्रिएशन हुआ है इसके बेसिस पे, ये इससे रिलेट करता है दोनों। बायोजेनेसिस की बात करें तो इसमें क्या था कि ओमनिस वाइवम एक्सट्रीम, यानी कि लाइफ जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से फॉर्म होती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात करें तो इसमें लाइफ अराइज होती है नॉन लिविंग थिंग से, जैसे अरिस्टोटल एंड वोल्मंड। ये बाद में डिस्प्रूव हो गई थी दोस्तों। ठीक है, और एक मॉडर्न थ्योरी आती है जो कि ओपेरिन और हाल्डिन दोस्तों मेरे पुराने दोस्त हैं, इन्होंने दिया था। तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने मुझको बताया था कि जैसे ये देखो, ओपेरिन जो थे वो रशियन साइंटिस्ट थे और हाल्डिन दोस्तों इंग्लैंड के थे। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है दोस्तों, आप इसको याद कर सकते हैं हीरो से। तो हीरो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, तो ये इंग्लिश साइंटिस्ट हाल्डिन है गए, और ओपेरिन दोस्तों रशियन साइंटिस्ट, तो इससे याद कर सकते हैं। कंसेप्ट ये था कि इसमें क्या था कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, जो कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, केमिकल से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। इसमें क्या, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इन्होंने ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि मोनोमर, शुगर, बेसिस, अमीनो एसिड, तो ये सब क्या है दोस्तों,
ये सब क्या है, मतलब कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, फिर पॉलीमर, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन हुआ, प्रीबायोटिक सूप बना, फिर फॉर्मेशन हो गई लाइफ किसमें, वाटर में। तो ये दोस्तों मॉडर्न थ्योरी ओपेरेंट हार्डनिंग के द्वारा दी गई थी। और एविडेंस कुछ हम बात करें अगर दोस्तों, तो फॉसिल्स में फाउंड होता है, जैसे ज्यादातर आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलते हैं। रॉक्स तो कई टाइप के होते हैं, आपके इग्नियस होते हैं, मेटामॉर्फिक होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं, फॉसिल्स, लेकिन ज्यादातर फॉसिल्स जो आपको दोस्तों यहाँ पर मेटामॉर्फ सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर परमानेंट मार्कर की बात करें दोस्तों, कुछ टाइप्स होते हैं उसकी, क्या बोलते हैं पैलेंटियोलॉजिकल जो होता है फॉसिल्स जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे एक अनअल्टर्ड होता है जिसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वूली मैमथ यहीं पर देखने को मिला था, ठीक है। और टेरिफाइड, वो माउल्ड, कास्ट, प्रिंट, तो ये सब दोस्तों क्या है, मैक्सिमम ऑकरेंस यहाँ पर होगा टेरिफाइड में। और डेटिंग मेथड्स मतलब जैसे कि पता लगा सकता है कितना पुराना फॉसिल्स है, तो उसके लिए मेथड है कार्बन डेटिंग है, यूरेनियम डेटिंग है, रेडियो एक्टिव है, ESR है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ये मोस्ट एक्यूरेट होता है अगर हम पूरा डिटेल में, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन, तो ये सब क्या होते हैं सर, तो देखिए जो आपके होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं उसमें क्या होता है कि सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी बनावट उनकी सेम, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट उनका जो फंक्शन होगा, जो कार्य करेंगे, वो काम करेंगे, वो डिफरेंट होगा। जैसे ये आ जाता है इसमें कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है, पूर्वज को, मतलब एक कॉमन मतलब मिले जुले। डाइवर्जेंट की बात करें, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है इसमें, जैसे 4 लिम्ब ऑफ मैन हो गया, चीता हो गया, बैट हो गया, व्हेल हो गया, बोगनविलिया, थॉर्न हो गया, कुकुरबिटा हो गया, टेंडर। तो ये सब क्या है दोस्तों, सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन में डिफरेंट है, ठीक। तो ये सब चीजें हो गई, जैसे बैट का भी यहाँ पर ह्यूमन आर्म डायग्राम दिखाया गया है। तो डिफिनेशन की बात करें तो डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो गया एनालॉगस का, और सिमिलर फंक्शन हो गया। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आ गया इसमें, और इसमें विंग ऑफ बटरफ्लाई हो गए, बर्ड्स हो गए, फिंक हो गया, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन हो गया, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स हो गया। कैसे, इसमें देखो डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखो बटरफ्लाई की विंग भी उड़ने के काम आती है, बर्ड्स की विंग भी उड़ने के काम आती है, ठीक है। और आई ऑफ ऑक्टोपस भी देखने के काम आता है, और मैमल्स मतलब हम सबका भी आंख जो होती है वो देखने के लिए ही यूज में हम लेते हैं उसको। तो स्ट्रक्चर तो देखो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। इसमें क्या है कि फंक्शन सेम है, देखो बैट ऑफ विंग्स ये उसको उड़ने में मदद करता है, लेकिन हमारा हाथ जो होता है वो हमको उड़ने में थोड़ी मदद करता है। तो स्ट्रक्चर देखो सेम है, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, फंक्शन सेम है। पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन की बात करें, एडाप्टिव रेडिएशन दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां स्टार्ट होता है पॉइंट से जो रेडिएट करेगा अदर जियोग्राफिकल एरियाज को। जैसे डार्विन की जर्नी हम बताएं दोस्तों आपको, 1831 में इन्होंने HMS बिकल, इनका शिप काफी फेमस है, तो 5 साल इन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे बिताया था जो कि 22 आइलैंड का बचा हुआ। यहाँ पर उन्होंने क्या था, डार्विन फिंचेस 13 वैरायटी के इवॉल्व ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड्स जो थी 13 वैरायटीज में इवॉल्व हो गई। और इसमें दोस्तों आपका जाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिन पॉइंट यहाँ से है, पर अलग अलग जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करना शुरू कर दिया चिड़ियों ने, फिर वो 13 वैरायटीज में बट गई। एडाप्टिव रेडिएशन की, एडाप्टिव कन्वर्जेंस की बात करें तो इसमें जब एक से ज्यादा एडाप्टिव रेडिएशन होता है तो किसी एक आइसोलेटेड एरिया में उसको हम एडाप्टिव कन्वर्जेंस बोलते हैं। इसमें दोस्तों मोर देन वन, तो इसका एग्जांपल आ जाता है एडाप्टिव कन्वर्जेंस का आपका मार्सुपियल्स। और वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करें तो ऐसे ऑर्गन जो अवशेषी हैं, जो मतलब काम में नहीं आ रहे, जैसे निक्लेटिंग मेम्ब्रेन्स, आर्टिकुलेट, वर्निफॉर्म फंडिंग्स, ये सब दोस्तों समय के साथ दोस्तों क्या है, विलुप्त हो जाते हैं। ये है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन। और जो मैं आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात करूँ, यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर तस्मानियन वोल्फ, सुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल्स, कोयला, टाइगर स्कॉट, बैंडेट्स, मार्सुपियल रैट, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए वैरायटी ऑफ फिंचेस, यहाँ पर मतलब कोई सीड ईटिंग है तो ऐसा हो जाएगा, कोई ज्यादा इसको चोंच लंबी करनी पड़ी, कोई छोटा करनी पड़ी, मतलब वैरायटी के साथ से अपने आप को अडाप्ट करती गई, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पिक्चर्स हो रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स का, जो कि यहाँ पर दोस्तों मोल, मार्सुपियल मोल, एंट ईटर, नम्बार्ट, माउस, मार्सुपियल माउस, लीमर से स्पॉटेड क्यूसेंस, फ्लाइंग स्क्वायरल से फ्लाइंग फैलेंजेस, पॉप कैट से तस्मानियन टाइगर कैट, वॉल्फ से तस्मानियन वॉल्फ। तो ये चीजें थी। लेमार थ्योरी की बात करें दोस्तों, ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है जो कि इसका यूज और डिसयूज हो सकता है। ये बुक दोस्तों इन्होंने लिखी थी जिसको फिलॉसफी, इसको हम बोलते हैं फिलॉसफी एंड ज़ूलॉजी। तो इसमें पोस्टुलेट ये था कि न्यू नीड्स क्रिएट न्यू ऑर्गन्स, नई जरूरत नए ऑर्गन्स को क्रिएट करती है। डेवलपमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूज होता है, जैसे आप ज्यादा जिस ऑर्गन्स का यूज करेंगे वो आपका लंबा मतलब वो आपका डेवलप होता जाएगा, विकसित होता जाएगा। जैसे आप दिमाग का इस्तेमाल कम करेंगे तो आप दिमाग डम होता चला जाएगा। अब बिल्कुल ही दिमाग का यूज ही नहीं करेंगे तो आपको देखेंगे आप ब्रेन पावर IQ आपका कम होता जाएगा। लेकिन जो ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं उनकी दिमाग मेमोरी पावर बढ़ता रहता है। तो जिस तरीके का आप तलवार में जितनी धार देंगे उतना दोस्तों वो तलवार नुकीला होगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब है। और ये लेकिन ये डिसप्रूफ हो गया था जो कि अगस्त विस्मैन के द्वारा। और इसमें एक्सपेरिमेंट क्या था दोस्तों, इन्होंने क्या किया था कि कट किया था राइस टेल्स के, मतलब जो चूहे थे उनके पूंछों को, फिर देखा कि जो
मतलब जो फादर था जिसका पूंछ कटा हुआ था, लेकिन बच्चे जो पैदा हो रहे थे उनकी मतलब कटा नहीं हुआ था। तो इसमें पता था सोमेटोप्लाज्म नहीं होगा जर्म प्लाज्म के, जो कि ऑफ स्प्रिंग में नहीं जाएगा। और जर्म प्लाज्म थ्योरी दोस्तों इन्होंने ही दी थी, विस्मान ने, जो कि बॉडी फिर जर्म प्लाज्म फिर ऑफ स्प्रिंग बनेगा। तो इसमें ये था दोस्तों जो कि इन्होंने दिया था। अगर हम बात करें यहाँ पर तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की हम बात करें दोस्तों, तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, जो कि रिकैपिटेशन थ्योरी ऑन्टोजेनी रेपिकुलेट फाइलोजेनी को डिफरेंस करती है। इसमें देखने के बाद देखो सब एम्ब्रियो है, जैसे एम्ब्रियो स्टेज आपको कॉमन होगा सभी वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा, चाहे ह्यूमन हो, चाहे फिश हो, चाहे बर्ड्स हो। फिजियोलॉजिकली जो सिमिलर होंगे ये प्रोटीन और जीन्स में, और ये डिस्प्रूव हो गई थी दोस्तों वॉन बेयर के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे वॉन बेयर दोस्तों, काफी पुराने दोस्त थे हमारे। इन्होंने क्या कहा था कि एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर मैमल्स, जैसे कि यंग एम्ब्रियो आपको दोस्तों फिश नहीं, रेप्टाइल्स, मैमल्स नहीं, एडल्ट फॉर्म। तो ये था इनका डार्विनिज्म दोस्तों। नेचुरल सिलेक्शन की हम बात करें तो ये नेचुरल सिलेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें ओरिजिन इसका हुआ था 1859 में, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये इन्फ्लुएंस हुआ दोस्तों एक साइंटिस्ट जिनका नाम था टी.आर. माल्थस, और इनके एक एस्से पे इन्होंने मतलब ये इन्फ्लुएंस हो गए थे, एस्से ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसका मेन पॉइंट क्या है इनकी डार्विनिज्म का, नेचुरल सिलेक्शन का? तो मेन पॉइंट है कि ज्यादा रेट ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे तो दोस्तों ज्यादा वैरायटी से मतलब हो पाएंगे लोग, तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज होगा उसमें पॉपुलेशन में। और रिसोर्स लिमिटेड है तो फूड स्पेस कांस्टेंट है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में इंट्रा स्पेसिफिक आ जाएगा और इंटर स्पेसिफिक आ जाएगा। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब कि सेम स्पेसीज के बीच में फाइट होगा एग्जिस्टेंस के लिए, और इंटर स्पेसिफिक मतलब वो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में दोस्तों फाइट होगा। और वैरायटी वेरिएशन हेरिडिटी भी देखने को मिलेगा। नेचुरल सिलेक्शन बात करें तो नेचुरल सिलेक्ट बेनिफिशियल वेरिएशन, मतलब कि नेचर देखो जो ये होगा कि इसमें इंडिविजुअल मैक्सिमम यूजफुल वेरिएशन सिलेक्टेड बाय नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि दोस्तों जो इन रिजल्ट जो एबिलिटी अडॉप्ट कर पाएगा अपने आप को सिलेक्ट कर पाएगा उसी को नेचर सिलेक्ट करेगी। जैसे ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन में पैटर्न एवोल्यूशन और ड्राइविंग फोर्स आ जाएंगी। और एग्जांपल यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात करें दोस्तों, 1850 से पहले व्हाइट मोथ की संख्या ज्यादा थी ब्लैक मोथ से, लेकिन जब दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो 1920 में क्या हुआ दोस्तों कि जो ब्लैक मोथ थी उनकी संख्या बढ़ गई व्हाइट मोथ से, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि वो कैमोफ्लेज नहीं कर पा रहे थे। कैमोफ्लेज न करवाने की वजह से दोस्तों वो शिकार हो जा रहे थे प्रेडिटर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो विजिबल हो रहे थे, लेकिन जैसे ही दोस्तों जैसे ही क्या हुआ पॉल्यूशन बढ़ा तो क्या हुआ कि ब्लैक मोथ तो यहाँ पर कैमोफ्लेज हो गए, बच गए, लेकिन व्हाइट वाले मतलब शिकार हो गए, तो इसलिए ब्लैक मोथ की संख्या बढ़ गई, व्हाइट मोथ की कम हो गई। म्यूटेशन एंड मॉडर्न थ्योरी की बात करें दोस्तों, पहली थ्योरी आई थी म्यूटेशन थ्योरी, जो कि साइंटिस्ट हमारे फेवरेट साइंटिस्ट हैं ह्यूगो डेवरीज। ह्यूगो डेवरीज ने इसको दिया था दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने बताया था कि यूनिक प्लांट यूज किया था प्राइम रोज। कंसेप्ट इनका ये कहता था कि जो म्यूटेशन होता है वो रॉ मटेरियल होता है एवोल्यूशन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। और मॉडर्न थ्योरी दोस्तों क्या कहती है कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बिटवीन पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन ए से पॉपुलेशन बी में ट्रांसफर हुआ, तो इसको हम फाउंडर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे नए पॉपुलेशन में लॉस ऑफ वेरिएशन और न्यू फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें दोस्तों, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसे कि स्मॉल पॉपुलेशन दोस्तों कहीं जा रही है, जैसे बॉटलनेक इफेक्ट हो गया, इसमें फाउंडर इफेक्ट आ जाता है। फाउंडर इफेक्ट हमने देख लिया दोस्तों, एक पॉपुलेशन दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, जैसे किसी आइसोलेटेड पॉपुलेशन विद इन न्यू फ्रीक्वेंसी के द्वारा, न्यू फ्रीक्वेंसी में। और ये जो स्मॉल पॉपुलेशन दोस्तों ये क्या होता है, इसको स्वेल राइट इफेक्ट बोलते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट को चेंज होगा जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस इस स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो जो इस पे डिपेंड करता है दोस्तों, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा ज्योमेट्री पे, माइग्रेशन पे, कैलामिटी पे, तो ये सब चीजें करता है। लेकिन डार्विन की कुछ अलग और भी थ्योरीज थी, जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन, पैनोसोलॉजी डिस्कार्ड कर दी गई थी तो विस्मान के द्वारा। और पॉपुलेशन जेनेटिक की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि देखिए स्टेबलाइजिंग में कैसा बनेगा दोस्तों, ग्राफ ऐसा बनेगा, डायरेक्शनल में कुछ ऐसा बनेगा, पीक शिफ्ट, और यहाँ पर डिसरप्टिंग में 2 पीक बनेगी। हार्डी ब्रिंगमैन प्रिंसिपल क्या कहते हैं दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल 1 के बराबर होगा। अगर आपको पी निकालना है तो जो कि 1 माइनस क्यू कर देंगे तो आपका पी निकल के आ जाएगा। तो पी निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, पी निकल के आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इन लार्ज पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशन टू जनरेशन, यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट इन लार्ज पॉपुलेशन इफ अगर म्यूटेशन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा तब, तो ये क्या रहेगी दोस्तों, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की हम बात करेंगे दोस्तों, टाइमलाइन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो फर्स्ट वर्टिब्रेट जो आपको दिए थे 350 मिलियन ईयर एगो देखने को मिले थे। और लो फिश जो कि फर्स्ट एम्फीबिया है पूरे प्लेनेट अर्थ की। सिलेंथ जो कि लिविंग फॉसिल से अभी जिंदा है। रेप्टाइल्स की बात करें दोस्तों, फ्रॉम एम्फीबियन से आए थे, जिसमें आपके टर्टल आ गए, लेजार्ड आ गए, स्नैक्स आ गए। बी डायनासोर, आपका ट्राइनासोर 20 फीट लंबे हुआ करते थे, लेकिन ये क्रिटेशियस पीरियड में क्या होगा, ये उसको क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। और इथाइयोसोरस जो कि बैक टू वाटर पानी में चले गए। मॉडर्न एरिया की बात करें दोस्तों, रेप्टाइल में बर्ड्स, मैमल्स आ जाते हैं। प्लांट में दोस्तों आपके फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। अभी इसको डायग्राम दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट ये कंसाइज है, अभी इसका मैं स्टैटिक डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको।
तो ये फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर की एंड फैमिली उनके काउंटर पार्ट्स क्रोकोडाइल्स की, ठीक है, ब्राचियोसोरस, स्टेगोसोरस, ट्रायोस्पोरस, फिर आर्क्योप्टेरस, क्रोकोडाइल एंड टेरेडोन। तो यहाँ पर वही जो मैंने बताया दोस्तों, ये वाला कंसाइज यहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यहाँ से, ठीक है। जो स्केच है किसका? इवोल्यूशन का, प्लांट फॉर्म करेगा थोड़ा जियोलॉजिकल पीरियड दिखाया गया है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। और ये पैलियोनोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा और सिलोजोइक ईरा। तो इसकी हम बात करें तो सबसे पहला आपका पैलियोनोजोइक कहा जाता है, फिर मेसो यानी बीच का, फिर सिनोजोइक यानी करंट, सीसी से करंट याद कर लीजिए, करंट यानी कि अब का जो है, जिसमें आपके आ जाते हैं दोस्तों एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स, मोनोकॉट से हमने देख लिए वहां पर आगे दोस्तों, क्रेटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, पेर्मियन, ठीक है, कार्डिफेरस, डिवोनियन, सिलुरियन। इसके लिए ट्रिक है मेरे पास दोस्तों, इसके लिए ट्रिक है मेरे पास ये है कि सम डे कम ओवर क्लब पार्टी। सम से होगा सिलुरियन, डी से होगा डिवोरियन, सी से होगा कैम्ब्रियम, फिर ऑडमियम, सिल्वियम, परमियम, ये चीजें आ गई दोस्तों आपकी, ठीक है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, डायग्राम देख लीजिए एनसीईआरटी का। और यहाँ पर भी अर्ली रेप्टाइल 16 हो गए हैं, साइनोप्सिस, कार्निफेरस, पेर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, टर्सरी, क्वार्टरनी। अभी इनका कंसाइज में नोट्स है मेरे पास, ये चीजें हैं। डायग्राम मैं सोचता हूँ जो कुछ भी नहीं छूटे, सारी चीजें कवर हो दोस्तों बिल्कुल लाइट की स्पीड से, और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मतलब सारी चीजें रिवीजन हो पाया आपका कम टाइम के अंदर। तो प्राइमेट्स एंड अर्ली एंसेस्टर की बात करें दोस्तों, प्राइमेट्स यहाँ पर आ जाते हैं हमारे, जिसमें आ जाते हैं आपके क्या आ जाते हैं, प्रोसमियंस आ जाते हैं, इसमें लेमर आ जाते हैं और लॉरिस आपको देखने को मिलते हैं, इटिस यानी और भी चीजें हो सकती हैं। एंथ्रोपोड्स की बात करें तो इसमें न्यू मंकी, स्पाइडर मंकी, ओल्ड मंकी, रिसस मंकी। रिसस यानी कि आरएच ब्लड आपने देखा होगा, जो कि बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन चैप्टर में देखा होगा। उसमें क्या होता था कि जैसे जो आरएच ब्लड इसी से लिया गया है, तो यहां पर क्या होगा, अमन भाई यार, अबे भाई, एंथ्रोपोइड्स मंकी की अगर हम बात करें यहां पर, तो देखो मंकी आ जाएंगे, फिर उसके बाद एप्स, फिर ह्यूमंस। तो एप्स में आ जाते हैं गिबॉन, ओरेंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उनका क्रेनियल कैपेसिटी दिया गया है, देख लीजिए। और एप्स वर्सेस ह्यूमन की बात करें तो एप्स में 48 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे और ह्यूमंस में 46। और डीएनए कंटेंट इनकी सिमिलर, बाइंडिंग पैटर्न 3 और 6 सिमिलर होता है ह्यूमन के जैसा। ओरिजिन इनका अफ्रीका है। और अर्ली होमियोइड्स की बात करें जो पहले आ गए थे, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आ गए थे 15 मिलियन ईयर अगो, एप लाइक दिखते थे। रामापिथेकस 15 मिलियन अगो मैन लाइक दिखते थे। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें दोस्तों, जिनको फर्स्ट होमियोइड बोला जाता है, जो कि बाइपीडल थे, चलना शुरू कर दिए थे, 4 फीट टाल थे, फल खाते थे, स्टोन पेपर बनाते थे। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 500 से 700 सीसी होती है। और ये 3 से 4 मिलियन ईयर अगो देखने को मिले थे ईस्ट अफ्रीका में। और इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, वो अभी मैं सारे इन सबको बताने के बाद मैं उसकी ट्रिक बताता हूँ आपको क्या होगा वो, ठीक है। यहाँ पर मैं होमोजीनियस की बात करूँ दोस्तों, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस आ जाते हैं। इसको होमो हैबिलिस को हम हैंडीमैन बोलते हैं। ब्रेन जिनका होता है 650 से 800 सीसी। डाइट इनकी दोस्तों, ये मीट नहीं खाते थे। और ये फर्स्ट टूल मेकर थे जो हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। और 1.5 मिलियन ईयर को दोस्तों ये आए थे आपके कौन से, होमो इरेक्टस, जो कि जाओ मैन जिनको बोलते हैं, पेकिंग्स मैन। और इसमें आ जाते हैं दोस्तों हिडलबर्ग मैन। ब्रेन इनका 900 सीसी का होता है। ट्रेड्स कार्निवोरस, यूज फायर करते थे, कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर इनको देखने को मिलता था। और निंडरथल जो कि दोस्तों यहाँ पर हैं, इतना ईयर को आए थे, इनकी 1400 सीसी ब्रेन कैपेसिटी होती है। और ये सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिले थे। स्पीच इनकी दोस्तों हर्ट्स, ये हर्ट्स बनाना शुरू कर दिए थे, बरीड डेट करना शुरू करते थे, यानी कि विश्वास करने लगे थे आत्माओं में। तो ये थोड़ा रिलीजियस कर सकते हैं इनको आप। क्रो-मैग्नन दोस्तों, उनकी ब्रेन कैपेसिटी 1650 सीसी होती थी। केव पेंटिंग बनाना शुरू कर दिए थे दोस्तों। ये चित्र कलाकारी करते थे दोस्तों किस पे, गुफाओं में। होमोसेपियंस की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 75 से इतना 10,000 साल पहले ब्रेन कैपेसिटी इनकी दोस्तों कितनी है, के मतलब 1000 समझ लीजिएगा आप। एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन शुरू कर दिए थे, जो कि होमो सेपियंस हम ही सब हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर निकली एक मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है सर? ट्रिक ये कहती है कि एक है डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा जो कि ट्रिक है। तो इसमें क्या हो दोस्तों, इधर से इधर जाएंगे, फिर उसके बाद इधर से इधर आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, तो इसमें डी आपका ड्रायोपिथेकस हो गया, आर आपका रामापिथेकस हो गया। तो ये दोनों पहले आए थे, फिर इधर से चलना है आपको। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए थे, फिर दोस्तों क्या आए थे आपके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन से आए थे, होमो इरेक्टस, सॉरी होमो हैबिलिस, फिर इरेक्टस, फिर निंडरथल, फिर उसके बाद सैपियंस। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। तो ऐसे सारी चीजें आई थी। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। आशा करता हूँ अच्छा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।